हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास प्रोग्राम मुमकिन है नशे से मुक्ति में। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। इस प्रोग्राम का उद्देश्य युवा पीढ़ी को नशे के गिरफ्त से मुक्त करना है, उन्हें जीने के लिए सही राह दिखाना है। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे मेडिकल स्टोर में मिलने वाली दवाओं यानी कि मेडिकल नशे के बारे में, और इसे रोग मुक्त करने में इस्तेमाल की जाती है। लेकिन आज यही दवाइयाँ युवा नशे के रूप में ले रहे हैं। ये बड़ी ही आसानी से मेडिकल स्टोर्स में उपलब्ध हो जाती है, लेकिन बिना डॉक्टर के इजाजत के इन दवाइयों का सेवन करना कितना घातक हो सकता है, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना खास कार्यक्रम। नशा चाहे किसी भी तरह का हो, नुकसानदेह होता है और सेहत के लिए बेहद खतरनाक, साथ ही परिवार और करीबियों को भी बहुत परेशान करती है। नशे के आदी लोग इस बात को जानते हैं, लेकिन फिर भी वे इसके चंगुल में फंसते जा रहे हैं। नशे का असर शरीर और दिमाग दोनों पर होता है। जो दवा हमें रोग मुक्त करती है, उसी दवा का उपयोग अब युवा नशे के लिए कर रहे हैं। नशे के रूप में अब तक पान, गुटखा, गांजा, भांग, खैनी, बीड़ी, सिगरेट, ताड़ी और शराब लिया जाता था। लेकिन वर्तमान में दवा की कुछ श्रेणी ओपियम युक्त कफ सिरप, टैबलेट और कुछ ग्रुपों के इंजेक्शन सस्ते नशे के रूप में धड़ल्ले से उपयोग किए जा रहे हैं। वैसे तो मेडिकल स्टोर संचालकों के लिए किसी भी प्रकार की दवा किसी रजिस्टर्ड डॉक्टर की पर्ची पर ही देने की सख्त सरकारी निर्देश हैं। खासकर नशा आदि लत को बढ़ावा देने के काम में आने वाली दवाएं तो बिना डॉक्टर की पर्ची के बेचनी ही नहीं चाहिए। इसके बावजूद भी धड़ल्ले से ऐसी दवाएं बेची जा रही है, जिससे सैकड़ों गुमराह युवक दवाओं से मिलने वाले नशे के आदी होकर अपना जीवन दांव पर लगा रहे हैं। डॉक्टर भी इन दवाओं को इस तरह लेने को धीमा जहर के समान मानते हैं। वैसे किसी भी लत का कोई रामबाण इलाज तो नहीं है, लेकिन मुमकिन है नशे से छुटकारा। तो क्यों ना नशे की लत को छोड़कर जिंदगी की तरफ एक कदम बढ़ाए। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। मेडिकल नशा अगर आप कर रहे हैं तो ये मान के चलिए कि धीमे जहर को आप अपने शरीर में दे रहे हैं, और आज नहीं तो कल इसका असर आपके ऊपर दिखना ही है, और कई मामलों में तो जान तक चली जाती है। कितना घातक होता है, इस पर चर्चा हम करेंगे। हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में मनोचिकित्सक डॉक्टर नितिन मलिक। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आज हम जो नशे के खिलाफ हमारी मुहिम है, इसमें आज जो हम चर्चा कर रहे हैं मेडिकल नशे के बारे में, तो वास्तव में इसको समझना चाहें या हमारे दर्शक जो कार्यक्रम देख रहे हैं और ये जानकारी उन तक पहुंचानी हो, तो मेडिकल नशा वास्तव में है क्या? देखिए, मेडिकल नशा जो हम इस्तेमाल करते हैं, इस शब्द बेसिकली उन दवाओं के लिए इस्तेमाल करते हैं जो कि एक्चुअली में है तो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स या किसी ना किसी बीमारी के लिए दी जाती हैं, लेकिन उनका मिसयूज़ किया जाता है नशे के तौर पर। तो इनमें कॉमनली जो है वो कुछ नींद की गोलियां रहती हैं जिनको दिया जाता है नींद लाने के लिए, या फिर कुछ ऐसी मानसिक बीमारियों के इलाज के दौरान दिया जाता है जब नींद की कमी रहती है। कुछ ऐसी दर्द निवारक गोलियां रहती हैं जो कि बेसिकली जिनको हम ओपियोइड ग्रुप की दवाइयाँ बोलते हैं, और जो काफ़ी सीवियर दर्द रहता है उसके इलाज के लिए दिया जाता है, लेकिन उनका भी असर दिमाग के ऊपर होता है और वो भी नशे के लिए लोग इस्तेमाल करने लगते हैं। इसी प्रकार से कुछ कफ सिरप्स वगैरह आते हैं जिनका कि लोग मिसयूज़ करते हैं, क्योंकि उनमें भी कुछ इस प्रकार के पदार्थ रहते हैं जो कि दिमाग के ऊपर असर करते हैं, और अगर वो पदार्थ एक्सेसिव मात्रा में दिमाग के ऊपर असर करते हैं तो एक विशेष प्रकार की उत्तेजना दिमाग को देते हैं, और जिसकी वजह से जो है इंसान बार बार उस नशे को लेने का प्रयास करता है और उस नशे की गिरफ्त में आता है। तो एक्चुअली में ये दवाइयाँ उस तरह से लेने के लिए नहीं बनी है और किसी दूसरी चीज़ के लिए, किसी दूसरे प्रकार के फ़ायदे को देने के लिए बनी है, लेकिन उसका अगर मिसयूज़ किया जाए, उसका अगर गलत इस्तेमाल किया जाए तो वो
एक प्रकार का नशा देती हैं और फिर आदमी धीरे धीरे करके उस नशे को की पूर्ति के लिए उसकी गिरफ्त में आ जाता है। डॉक्टर साहब, आपके पास जो लोग पहुंचते होंगे इससे मुक्ति के लिए, सबसे बड़ा सवाल यही है कि कितने प्रकार से लेते हैं। जैसा कि आपने बताया कि सिरप में है, इंजेक्शन में है, टैबलेट में है, बाम में है, या कितने तरीके से ये जो मेडिकल नशा है अलग प्रकार से लोगों तक पहुंच रहा है, और सबसे ज्यादा खतरनाक क्या है? देखिए, जैसा कि आपने जो लिस्ट बताई है, तकरीबन इन सभी प्रकारों से जो है मेडिकल नशा लिया जाता है। भले ही वो टैबलेट जो कि सबसे कॉमन तरीके से लिया जाता है, टैबलेट के फॉर्म में लिया जाता है, इंजेक्शंस के फॉर्म में भी जो है वो इस्तेमाल किया जाता है मेडिकल नशा। कफ सिरप के रूप में जो सिरप्स आते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है मेडिकल नशे के रूप में। बाम वगैरह जो आते हैं उनका भी इस्तेमाल किया जाता है मेडिकल नशे के रूप में। सो मेडिकल नशा जो है वो इन सारी चीज़ें जो हैं उनका इस्तेमाल जो है वो मेडिकल नशे के रूप में किया जाता है। जहाँ तक घातक होने की बात है, देखिए इनमें से कुछ भी चीज़ जो है वो घातक हो सकती है। निर्भर करता है कि वो इंसान उसका इस्तेमाल किस मात्रा में कर रहा है और उस इंसान को वो जो उसने वो नशा लिया है वो नशा उसको किस प्रकार से और उसके शरीर पे किस प्रकार से असर डालता है। तो अगर इसमें से अगर आप कुछ ऐसी चीज़ें देखते हैं जो कि जैसे कि इंजेक्शन वगैरह हो गए, जो कि आदमी डायरेक्टली अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करता है, तो इसमें बहुत लार्ज अमाउंट, बहुत ज़्यादा अमाउंट नशे का जो है वो सीधे उसके शरीर में जाता है और ना सिर्फ दिमाग पे असर करता है लेकिन बल्कि शरीर के बाकी जो अंग हैं, जैसे हार्ट हो गया, जैसे लिवर हो गया, इन सब के ऊपर भी सीधे जाके असर करता है। और इतने ज़्यादा मात्रा में जब दवाई एकदम से असर करती है अंगों पे, तो कई बार जो है आदमी की जो है मौत हो सकती है इनकी वजह से। तो इस प्रकार से ये नशे जो रहते हैं, इनका इफ़ेक्ट्स जब इतने ज़्यादा मात्रा में लिए जाती हैं ये दवाइयाँ जो इसके लिए नहीं बनी है। मैं बार बार इस बात के लिए एम्फसाइज करता हूँ कि दवाई बुरी नहीं है, दवाई किसी और चीज़ के लिए बनी है, दवाई बीमारी के लिए बनी है। कफ सिरप डॉक्टर आपको बोलेगा 5 ml पीजिए, 10 ml पीजिए, दिन में 2 बार लीजिए, दिन में 3 बार लीजिए, 5 दिन के लिए लीजिए, बंद कर दीजिए। कोई डॉक्टर आपको ये नहीं बोलेगा 1 बॉटल 1 बार में दिन में 2 बार लीजिए, कोई नहीं बोलेगा। अगर आप इस मात्रा में लेंगे तो फिर वो आपको आपके लिए घातक या हानिकारक सिद्ध हो सकती है। तो आप जिस मात्रा में ले रहे हैं वो मात्रा जो है वो आपके हार्ट के लिए, आपके दिमाग के लिए, हर चीज़ के लिए घातक या हानिकारक हो सकती है और जानलेवा हो सकती है। डॉक्टर साहब, जैसा कि टैबलेट का जिक्र हम कर रहे थे कि नींद की गोली इतना आसानी से मिलती भी नहीं है। सवाल यही उठता है कि क्या ये आसानी से उपलब्ध हो जाती है या इसके पीछे जो कारण होता है, क्या ऐसा कारण होता है कि उनको क्या चीज उसमें से मिलती है जो बार बार उन्हीं की तरफ खींचती है? क्या मनोवैज्ञानिक परिवर्तन उनके अंदर होता है? मतलब क्या कारण क्या दिखते हैं आप? देखिए, ये जितनी भी दवाइयाँ हैं ये सारी की सारी अगर हम देखें तो ये NDPS एक्ट के तहत जो है इनके ऊपर इनका जो बेचना खरीदना भी जो है वो प्रतिबंधित है या रेगुलेटेड है। बेसिकली प्रतिबंधित तो नहीं है, रेगुलेटेड है। और इनको जो है इनके लिए प्रॉपर दवाई प्रिस्क्रिप्शन होना ज़रूरी है, प्रिस्क्रिप्शन में डेट होनी ज़रूरी है, मात्रा जो है प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार ही उनको मिलनी चाहिए। लेकिन उसके बाद भी जो लोग नशा करते हैं उनको इस प्रकार के पदार्थ जो है बहुत आसानी से मिल जाते हैं। और आई थिंक इसके लिए जो है बहुत कड़ाई की जा रही है। सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है। उसके बाद भी जैसे कि होता है, लूप होल्स हर जगह रहते हैं। लोगों को जल्दी पैसा कमाने का शौक़ रहता है, तो उसके लिए लोग दूसरों की जान के साथ खेलते हैं। तो यहाँ पे भी कुछ इसी प्रकार की चीज़ होती है, तो वो होता है। जैसा कि आपने पूछा कि इनका असर क्या होता है दिमाग के ऊपर नींद की गोली लेने से, अल्टीमेटली आदमी नींद की गोली लेता क्यों है, यानी उसको ऐसे क्या होता है। देखिए, नींद की गोली है जिसको हम बेंजोडाइजेपिन्स बोलते हैं। ये बेंजोडाइजेपिन्स जो रहती हैं इनका असर दिमाग के ऊपर जो रहता है उन्हीं सेम रिसेप्टर्स के ऊपर होता है जिसके ऊपर अल्कोहल असर करती है। तो आप सिंपल भाषा में अगर मैं समझाऊं तो दिमाग के लिए अल्कोहल और नींद की गोली, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। दिमाग जो है वो अल्कोहल और नींद की गोलियों को एक ही मानता है। तो जो असर अल्कोहल दिमाग के ऊपर करती है वही असर नींद की गोली करती है। तो कुछ उसी प्रकार के सेम असर को लेने के लिए आदमी नींद की गोली लेता है। फ़ायदा ये है कि अल्कोहल लेने के लिए आपको बहुत तामझाम की ज़रूरत है, बहुत पैसे खर्चा करने की ज़रूरत है, बहुत टाइम लगेगा। नींद की गोली खाने में आपको जो है वो ये सारी चीज़ों के झंझट से आप बच जाते हैं। और ख़ासकर ऐसी यंग पॉपुलेशन,
जिनको अपने माँ बाप के सामने जाना है, जिनको अपने टीचर के सामने जाना है, उनके लिए ये तो इस प्रकार का नशा तो एक प्रकार से कह लीजिए कि उनके लिए तो एक वरदान हो गया। उनकी जेब में एक गोली है, उन्होंने फट से मुंह में डाली और उसको पानी कितना घातक है डॉक्टर साहब, कितना घातक है। सोचिए पूरी जो युवा पीढ़ी है वो इसकी गिरफ्त में जा रही है और उसे ये भी नहीं पता कि इस जहर को आगे चलकर क्या नुकसान उनकी अपने जीवन, पारिवारिक जीवन और उनकी खुद की मृत्यु तक हो सकती है। राहुल जुड़ चुके हैं दुर्ग से। राहुल बताएं क्या सवाल है आपका। सिगरेट सेहत के लिए कितना नुकसानदेह है और इसको छुड़ाने के लिए क्या किया जाए? सिगरेट का जिक्र कर रहे हैं डॉक्टर साहब, वही दूसरी लत की तरह कि छुड़ाने के लिए क्या किया जा सकता है? जी देखिए, जहाँ तक नुकसान की बात है, सिगरेट के नुकसान जो है उसको मेरे को बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। आप पिक्चर देखने जाएंगे तो आई थिंक आप जो है हर पिक्चर से पहले जो है आपको सिगरेट के नुकसानों के बारे में बहुत डिटेल में सरकार बताती है। हर सिगरेट के पैकेट के ऊपर लिखा रहता है सिगरेट के नुकसानों के बारे में। जहाँ तक मैं आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से मैं यहाँ एम्फसाइज करना चाहूँगा, सिगरेट हो गया, तम्बाकू हो गया, कई बार हम लोग पूछते हैं एज ए डॉक्टर, हम लोग नशे के बारे में पेशेंट से पूछते हैं आप कोई नशा लेते हैं क्या, तो कई बार लोग तम्बाकू और सिगरेट को नशे के रूप में मानते ही नहीं है, बताते ही नहीं है। हमको स्पेसिफिकली पूछना पड़ता है। जब वो बोलते हैं कि हम कोई नशा नहीं लेते, फिर हम लोग पूछते हैं तम्बाकू के बारे में, तब वो लोग कबूलते हैं कि हम तम्बाकू लेते हैं। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये इतना सोशली एक्सेप्टेबल है। लेकिन दूसरी तरफ मैं आपको ये भी चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि सिगरेट और तम्बाकू की क्रेविंग, मतलब उसको छोड़ने के बाद उसको लेने की इच्छा मन में होते रहना, ये 30 ईयर्स तक डॉक्यूमेंटेड है। 30 ईयर्स। आप सोचिए, आप आज सिगरेट छोड़ चुके हैं, उसके 30 साल बाद भी आप अगर किसी को सिगरेट पीता देखते हैं तो आपके मन में इच्छा होती है, तलब होती है कि या मैं भी एक सिगरेट पी लूं, इतने साल हो गए। तो आप ये सोचिए ये कितनी ज़्यादा आदत पड़ने वाला नशा है। तो इसलिए जो है ये छोटा मोटा नशा नहीं है, ये भले ही सोशली एक्सेप्टेबल है, लेकिन ये किसी भी तुलना, किसी भी पैमाने से ये छोटा मोटा नशा नहीं। राकेश जुड़ चुके हैं रायपुर से। राकेश, स्वागत है आपका, पूछें सवाल अपना। हेलो। हाँ मनोज जी बोलें, सवाल बोले अपना। हाँ, डॉक्टर साहब से ये पूछना था, मेरा पड़ोसी जो है बिना शराब पिए रह ही नहीं पाता वो डेली, तो उनको शराब पीने से लत से कैसे छुड़ाया जाए? देखिए, अगर वो डेली बिना शराब पिए नहीं रह पा रहे हैं तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि वो एक जिसको हम बोलते हैं ना एडिक्ट हैं, अल्कोहल एडिक्शन के क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं। और अगर ऐसा है तो उनको प्रॉपरली उनका डी एडिक्शन करना बहुत ज़रूरी है। डी एडिक्शन का मतलब होता है कि उनको उस प्रक्रिया से गुजारना पड़ेगा जहाँ कि उनको शारीरिक रूप से बिना नशे के रहने लायक बनाना पड़ेगा। तो वो जो प्रक्रिया होती है उसमें जो पहला चरण होता है, जो अल्कोहल विड्रॉल को मैनेज करना पड़ता है, जिसको हम डी एडिक्शन बोलते हैं, उस चरण से उनको गुजारना पड़ेगा, जो कि मैक्सिमम टाइम जो है, जिसका ज़्यादातर परसेंटेज जो है एक मेडिकल ट्रीटमेंट होता है। क्योंकि डी एडिक्शन के दौरान जब वो विड्रॉल में जाएंगे तो उनको कई प्रकार की शारीरिक तकलीफ़ें आएंगी, मेडिकल प्रॉब्लम्स आएंगी, और उनको मैनेज करने के लिए उनको एक क्वालिफाइड या तो साइकेट्रिस्ट के पास में या किसी मेडिकल नर्सिंग होम या पर्सनल या ऐसी संस्था में जहाँ की मेडिकली उनको मैनेज किया जा सके, वहाँ पे उनको जाके एडवाइस लेनी चाहिए या उनको एडमिट होना चाहिए। जी अच्छा डॉक्टर साहब, चूंकि आप मनोचिकित्सक हैं, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि नशा करने के लिए जो एक माहौल होता है वो भी बहुत जिम्मेदार होता है, लेकिन उसको लेने के बाद भी उनके व्यवहार में जो परिवर्तन होता है और उसको जो एक आनंद की अनुभूति होती है, क्या ये भी सारी जिम्मेदार होती है जो लत में धकेलती चली जाती है? जी देखिए, नशे की आदत आपको उसी चीज़ से पड़ती है, उसी चीज़ की पड़ती है जो कि आपको एक प्रकार से आनंद की अनुभूति कराता है, एक ऐसे आनंद की अनुभूति कराता है जो कि आपने पहले कभी नहीं की है। तो दिमाग के अंदर होता है एक रिवॉर्ड सेंटर, जिसको हम एक रिवॉर्ड सेंटर बोलते हैं। बहुत सिंपल भाषा में आपको समझाऊंगा। दिमाग का कुछ हिस्सा रहता है जिसको हम रिवॉर्ड सेंटर बोलते हैं, और वहाँ पे एक केमिकल होता है जिसको हम बोलते हैं डोपामिन। तो डोपामिन जो है जब वहाँ पे रिलीज होता है तो आदमी को एक प्लेजरेबल सेंसेशन आती है, एक उत्तेजना की, अच्छा लगता है उसको। और नशा एक ऐसा केमिकल होता है, कोई भी जो केमिकल जो उस एरिया में डोपामिन को रिलीज कराएगा और इतनी
ज़्यादा मात्रा में रिलीज कराएगा कि वो जिसको हम डोपामिन रश बोलते हैं। अच्छा। डोपामिन रश क्रिएट कराएगा उस एरिया में, तो आदमी को जो है वो इतनी आनंद की अनुभूति होगी जो उसको पहले कभी नहीं हुई है। और आदमी जब उतनी आनंद की अनुभूति में जाता है तो फिर उस आनंद को बार बार महसूस करना चाहता है, तो इसलिए वो उस नशे की तरफ बार बार जाता है वो। डॉक्टर साहब, इस आनंद से मुक्ति दिलाना, क्योंकि आगे चलकर उसका शरीर खराब हो रहा है, बीमार पड़ के उसकी मौत तक हो सकती है, ये बड़ा चैलेंज है। अंजलि जुड़ चुकी है अंबिकापुर से। बोले अंजलि, क्या सवाल है आपका? चलिए, संपर्क टूट गया। डॉक्टर साहब, अगर नशे को छुड़ाने की बात की तरफ अगर हम जाते हैं, नितिन जुड़ चुके हैं रायपुर से हमारे साथ में। नितिन, बोले क्या सवाल है? हाँ, मैं ये बोलना चाहता हूँ, जैसे ये नशे की दवाई धरने से बिक रही है हर मेडिकल में, तो इस पर शासन प्रशासन क्या कर रही है? और जो स्वास्थ्य में चलिए, इसका शुरुआत में जिक्र हमने किया था कि शासन प्रशासन की गाइडलाइंस हैं, तमाम बातों को ध्यान में रखा जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक लूप होल होता है जिसके जरिए आसानी से मिल जाता है। डॉक्टर साहब, आपको लगता है कि ऐसे मेडिसिन मेडिकल स्टोर में उपलब्ध हो, उसमें बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होने की भी जरूरत होगी, अगर सामान्य तौर पर पहला कदम अगर हम देखते हैं तो? जी, स्ट्रिक्टनेस तो रखी जाती है मेरे हिसाब से। स्ट्रिक्टनेस जो है वो रखी जाती है, रेगुलर समय पर जो है वो रेड्स जो है वो जो ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं वो लोग चेक करते हैं, वो सारी चीज़ें करी जाती हैं। लेकिन उसके बाद भी जो है वो कहीं ना कहीं हो सकता है मैन पावर की कमी होती है, हो सकता है बहुत सारे और लूप होल्स हो सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो गलत है, जिस चीज़ को मैं हर इंसान का एक सामाजिक दायित्व मानता हूँ, उसी प्रकार से जो ऐसे मेडिकल हैं जो इस प्रकार की दवाइयों को सेल करते हैं नशे के तौर पे, वो अपने सामाजिक दायित्व का निर्वाह तरीके से नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, किसी के पूरे परिवार के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो उनको एक थोड़ा सा पैसा कमाने के लिए वो किसी का पूरा, यहाँ पर इंसानियत का जिक्र हमें करना होगा डॉक्टर साहब, कि आप अगर दवा को कुछ समय के पैसे के लालच में भेज रहे हैं तो आने वाली पीढ़ी उसकी चपेट में आ रही है, और हो सकता है आज नहीं तो कल क्या ये चीजें आपके अपने परिवार में भी शामिल हो सकती है, ये देखना बहुत जरूरी होगा। अगर आपका परिवार, आपका आस पड़ोस या आपके समाज में कोई भी मेडिकल नशा करता है तो ये हमारा दायित्व बनता है कि इसकी जानकारी उन्हें दें, समझाएं और वक्त पर उनको ट्रीटमेंट कराएं, क्योंकि आने वाले समय में ये मौत की तरफ बढ़ता है। डॉक्टर साहब, हम ब्रेक पर जाने से पहले चर्चा कर रहे थे इस तरीके के जो नशे के आदी हो जाते हैं, जैसा कि उनके लिए खुद के लिए संभव नहीं है कि 2 गोली से वो 250 गोली तक कब पहुंच जाएंगे पता नहीं चलेगा, तो ऐसे में कितना चैलेंज होता है कि उन्हें जाना कहाँ है। बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता है कि उनको नशे से मुक्ति के लिए कहाँ ले जाना है, क्या साइकेट्रिस्ट के पास या साइकोलॉजिस्ट के पास या फिर डॉक्टर के पास, कैसे कहाँ जाएं? देखिए, नशे की अगर कोई इंसान नशे की लत में है तो जैसा मैंने बताया ना कि डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार का नशा ले रहा है। कुछ नशे ऐसे रहते हैं जिनका कि कोई ख़ास फिज़िकल विड्रॉल नहीं होता, मतलब उनमें शरीर में किसी प्रकार की कोई तकलीफ़ नहीं होती है। आप छोड़ भी देंगे तो शरीर को कोई ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होगी, जैसे कि टोबैको हो गया, किसी भी रूप में आप टोबैको ले रहे हैं। इवन गांजा जो है उसका कोई फिज़िकल विड्रॉल नहीं है, लेकिन इनका बहुत स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल विड्रॉल होता है। यानी आप छोड़ने के बाद आपको तलब होती रहेगी, आपको पूरे समय इच्छा होती रहेगी, आपको चिड़चिड़ापन होगा, आपको खालीपन महसूस होगा, तो ये सारी चीज़ें, गुस्सा आएगा आपको, ये सारी चीज़ें जो हैं साइकोलॉजिकल विड्रॉल में आती है। तो इनको अगर मैनेज करना है तो इनके लिए एडमिट होने की ज़रूरत नहीं है, इनके लिए आपको भर्ती होने की ज़रूरत नहीं है। आपको मैनेज आप घर पे भी रह के मैनेज कर सकते हैं। आप एक प्रॉपरली एक साइकेट्रिस्ट से या एक साइकोलॉजिस्ट से या कोई ऐसी संस्था जो कि इसमें दक्ष है, इस प्रकार के नशा मुक्ति के उसमें दक्ष है, आप उनकी सहायता लेके भी आप नशा मुक्त हो सकते हैं। एक बात का ध्यान रखना ज़रूरी है, कोई भी नशे के इलाज में सबसे पहली चीज़ जो अहम चीज़ ज़रूरत है वो है उस इंसान को बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर डेवलप करने की बहुत ज़रूरत है। अपना खुद का विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होगा तो ही नशे से मुक्ति संभव है। अगर उसके विल पावर में अगर कमी है तो कहीं ना कहीं जाके वो फिर आगे फिसलेगा। कुछ नशे ऐसे हैं जिनका फिजिकल विड्रॉल बहुत स्ट्रांग है, जैसे कि हेरोइन हो गई, ब्राउन शुगर हो गया, उनका फिजिकल विड्रॉल बहुत स्ट्रांग है। मेडिकल नशों में अगर हम देखें तो जो कफ सिरप्स वगैरह होते हैं, ABC में होते हैं,
नींद की गोलियां होती हैं, सबका फिजिकल विड्रॉल बहुत स्ट्रांग है, अल्कोहल है उसका फिजिकल विड्रॉल बहुत स्ट्रांग है। तो अगर आदमी इनकी गिरफ्त में है तो उनको फिर पहले एडमिट होना पड़ता है, पहले उनको डिटॉक्सीफाई होना पड़ता है, उनके शरीर को वापस इस लायक बनाना पड़ता है कि वो अब बिना नशे के रह पाए, और फिर उसके बाद उनको ना सिर्फ मेडिकल बल्कि उनको साइकोलॉजिकल हेल्प की ज़रूरत पड़ती है जिससे कि वो नशे से मुक्त रहें। डॉक्टर साहब, अगर हम ये देखें कि इस तरीके के नशे को जब छुड़ाने के लिए परिवार वाले लेकर पहुंचते हैं तो इसका साइकोलॉजी भी कुछ असर पड़ता है क्या? वो अपने आप को बहुत कमतर महसूस करते हैं, विल पावर उनका कम महसूस होता है, या एक असहज महसूस करते हैं, मतलब एक मनोवैज्ञानिक तौर पर भी बहुत कमजोर अपने आप को महसूस करता है ये व्यक्ति? जी, ये चीज़ कॉमनली देखी गई है कि जब पेशेंट को घर वाले लेके आते हैं तो पहली बात पेशेंट जो है वो इस बात को मानने से पीछे हटता है कि उसको किसी प्रकार की कोई तकलीफ है, कोई प्रॉब्लम है उसको। तो वो इसलिए रहता है कि कहीं ना कहीं उसके अंदर एक ये कह लीजिए कि ये भावना रहती है कि मैं अगर नशा छोड़ देता हूँ तो, या मैं अगर इस बात को एक्सेप्ट कर लेता हूँ कि मैं नशा मेरे लिए प्रॉब्लम है, तो वो कहीं ना कहीं मुझे एक कमज़ोर इंसान के रूप में प्रोजेक्ट करता है। हाँ। तो उसको उसकी साइकोलॉजी को थोड़ा सा सुधारने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि मैं अपने हर मरीज को ये चीज़ समझाता हूँ कि भाई नशा छोड़ने वाला जो है वो अपने आप में एक बहुत स्ट्रांग इंसान है, नशा करने वाला जो है वो तो वीक है। जो नशा छोड़ रहा है या जो छोड़ने की कोशिश कर रहा है उसमें बहुत स्ट्रेंथ लगती है, उसमें बहुत ताकत लगती है, उसमें बहुत मानसिक और ये कह लीजिए शारीरिक उसमें स्ट्रेंथ की जरूरत है। तो आप कमजोर कैसे हुए? आप तो बहुत स्ट्रांग हुए, आप छोड़ने अगर की कोशिश कर रहे हो। पीयर प्रेशर इतना ज्यादा रहता है, आदमी जो नशा करता है वो छोड़ने से इसलिए डरता है क्योंकि उसको इतना ज़्यादा उसके साथ वाले जो हैं कई बार उसको इतना ऐसा दर्शा देते हैं, प्रेशर दर्शाते हैं, अरे तू छोड़ने की कोशिश कर रहा, तू कैसा है, तू ऐसा है, और इस तरह की बातें कि वो छोड़ने से वैसे ही पहले डर जाते हैं। उनका कहीं ना कहीं उनको उनके अहम को ठेस पहुँचती है। वो सोचते हैं कि अगर मैं छोड़ रहा हूँ तो उनके अहम को ठेस पहुँचती है कि मैं नशा में सब कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा, मेरे को बोल रहे हैं इनको नहीं करना चाहिए, वो भी तो करता है, ये भी तो करता है। ये लॉजिक रहता है उनका देने का। तो उनको समझाना तो कई बार बहुत ज़रूरी होता है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एज ए साइकेट्रिस्ट आपको लगता है कि इस लत से जो है मुक्ति मुमकिन है अगर परिवार वाले चाहें, अगर वो व्यक्ति चाहे, खास करके यंग जनरेशन है तो माता पिता की जिम्मेदारी हो जाती है? जी बिल्कुल, इस लत से बिल्कुल मुक्ति जो है वो मुमकिन है। जैसा मैंने बोला, सबसे पहले तो विल पावर की बहुत ज़रूरत है, सोशल सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। सोशल सपोर्ट में आपके आसपास वाले जो लोग हैं, आपका इमीडिएट फैमिली हो गई, आपके आसपास के जो आपके फ्रेंड्स हैं, आपके चाहने वाले हैं, जो सही में आपके बारे में चिंता करते हैं, वो लोग आपको कैसा सपोर्ट कर रहे हैं, आप किस माहौल में रह रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अगर आपकी पॉजिटिव रहती हैं तो बिल्कुल नशे से मुक्ति बिल्कुल संभव है। ऐसा नहीं है कि एक बार आदमी नशे की गिरफ्त में आ गया तो हमेशा वैसे ही रहने वाला है। कोई भी इंसान, अगर आप उनसे दिल पे हाथ रख के बोलने को बोलेंगे, जो इंसान नशा कर रहा है कितने भी समय से, वो कभी ये नहीं बोलेगा कि मैं ये काम करके मैं खुश हूँ। वो हमेशा ये बोलेगा कि कुछ ना कुछ तरीके से मेरे को इससे बाहर निकाल दीजिए। भले ही वो बाहर कितना भी आपको दिखा रहा होगा कि मेरे को तो कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन आप रियली उससे पूछेंगे तो वो बोलेगा मैं इससे बाहर निकलना चाहता हूँ। बिल्कुल, काफी अहम जानकारी डॉक्टर साहब आपने दी। और कोई भी नशा ऐसा नहीं है जो आपको लंबे समय तक केवल खुशी, सेहत और स्वास्थ्य दे। धीमे जहर के रूप में है। बेहतर है इस नशे की लत से बाहर आना, चाहे आप साइकेट्रिस्ट की मदद लें, नशा मुक्ति केंद्र की मदद लें, अपने परिवार की मदद लें, लेकिन इस नशे की लत से बाहर आ जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका हमसे बातचीत करने के लिए। शुक्रिया, नमस्कार। थैंक यू।